नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 12 एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ एक परीक्षा दर्शन सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। अगर हम बात करें यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की पेपरों की तैयारी के लिए, तो ये सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो सामान्य ज्ञान है, इसके बेसिक से हम बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक से हर एक चीज बताने वाला हूँ। आज है हमारी पहली क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड के जो इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, वो हमें कौन कौन से स्रोत मिले हैं और कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज है हमारी पहली क्लास। अगर आप इनकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए एक और हमारा एक योग्य सीरीज है, जिसमें हम 1500 प्लस एमसीक्यू सीरीज को हम वहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो वहां से आप एमसीक्यू सीरीज पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज है हमारी पहली क्लास। आज के जो क्लास है, इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास की। उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो जो उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत है दोस्तों, इसकी जानकारी मतलब जो स्रोत हैं वो क्या क्या है, मतलब उत्तराखंड के इतिहास की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो हमें दोस्तों, तो उत्तराखंड की जानकारी के जो स्रोत हैं, हम पहले जो स्रोत के बारे में बात करते हैं, वह है आपका धार्मिक एवं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, धार्मिक एवं साहित्यिक स्रोत जो हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, तो हमारे जो धार्मिक स्रोत हैं या फिर जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ से हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा अगर हम बात करें, तो वो है विदेशी यात्रियों का, जो विदेशी यात्री आए, विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए या फिर हमारे उत्तराखंड में आए, उनने जो अपने यात्रा वृत्तांत में जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी दी है, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी के बारे में मिलता है। ठीक है, और इसके बाद हमें मिलते हैं पुरातात्विक स्रोत, सॉरी, पुरातात्विक स्रोत। पूरा जो तात्विक स्रोत है, ये जो पुरातात्विक स्रोत है, यही हमारे उत्तराखंड का जो ये पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोतों में हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन स्रोतों के बारे में बात करी। पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है आपका विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत का विवरण रहा है या फिर विवरण रहा है, और तीसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक एवं साहित्यिक स्रोत के बारे में। इनके बारे में, धार्मिक एवं साहित्यिक स्रोत। तो जो धार्मिक स्रोत हैं या फिर साहित्यिक स्रोत हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वेदों में। वेदों में अगर हम बात करें, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हुआ वेदों में। ठीक है, तो इसलिए हमें शुरू करेंगे वेदों से। तो हेडिंग डालेंगे वेदों से। कहाँ से मिलता है? सबसे पहले वेदों से हमें जानकारी मिलती है। वेदों से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है दोस्तों? वेदों से हमें जानकारी मिलती है हमारे जो, अगर हम वेदों की बात करें तो कितने वेद हैं? चार वेद हैं। पहला है आपका, कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद, फिर दूसरे में आता है आपका यजुर्वेद, और जो तीसरा वेद है वो है सामवेद। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, सामवेद। और जो चौथा है वो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद।
तो हम चार वेदों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, वेदों में ऋग्वेद से उल्लेख मिलता है हमारे उत्तराखंड के बारे में। ऋग्वेद से क्या उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद से उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में दोस्तों उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि, देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि। अगर प्रश्न में आता है कि देवभूमि किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद में। और मनुष्यों की पूर्ण भूमि किस वेद में कहा गया है, किस साहित्यिक ग्रंथ में कहा गया है? आपका उत्तर होगा वेदों में। ठीक है, कौन से वेद में? ऋग्वेद में। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक तो हमें वेदों से जानकारी मिलती है, उसके बाद हमें मिलती है आपका पुराणों से। पुराणों से भी हमारे उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। और पुराणों से क्या जानकारी मिलती है? कौन से पुराण से जानकारी मिलती है? तो वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से। और स्कंद पुराण से हमें क्या जानकारी मिलती है? स्कंद पुराण में हमें जानकारी मिलती है पांच हिमालयी खंडों की। पांच हिमालयी खंडों की जानकारी मिलती है। और ये जो पांच हिमालयी खंड हैं, ये कौन कौन से हैं? जो ये पांच हिमालयी खंड हैं दोस्तों, ये है आपके नेपाल, ये है आपके नेपाल, मानस खंड, मानस खंड, केदार खंड, ये पेपर में आ चुका है, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। ठीक है, ये पांच हिमालयी खंड हैं। कौन कौन से? नेपाल, मानस खंड, केदार खंड और जालंधर और कश्मीर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मानस खंड की, इसमें से जो दो हिमालयी खंड है, मानस खंड और केदार खंड, ये हमारे अभी वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बात करूं मैं मानस खंड की। किसकी? मानस खंड की। मानस खंड की अगर हम बात करें दोस्तों, मानस खंड अभी जो वर्तमान में वर्तमान कुमाऊं है। ठीक है, जो मानस खंड है, ये अभी का वर्तमान कुमाऊं को कहा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, मानस खंड तो हो गया वर्तमान कुमाऊं। और केदार खंड की अगर हम बात करें, जो केदार खंड है, केदार खंड वर्तमान गढ़वाल है। ठीक है, क्या है? वर्तमान गढ़वाल है। वर्तमान गढ़वाल को कहा जाता है। और जो ये मानस खंड है, मानस खंड की अगर हम बात करें, इसके जो क्षेत्र की बात करें, यानी कि जो इसका क्षेत्र विस्तार रहा है, वो कहां से कहां तक रहा है? ये रहा है दोस्तों नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत से कहां तक है? कालगिरी। कहां तक है? कालागिरी तक। ये क्षेत्र विस्तार है इसका, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का इसका जो क्षेत्र है, वो वर्तमान कुमाऊं या फिर मानस खंड को कहा गया है। इसमें कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है। और माया क्षेत्र, यानी कि हरिद्वार से लेके, हरिद्वार का पुराना नेम माया क्षेत्र है। माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो विस्तार है, वो माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से लेके हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? गढ़वाल कहा गया है। और जो इन दोनों का जो अगर हम बात करें, जैसे मानस खंड और केदार खंड को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, यानी कि जो इनके बीच की रेखा का विभाजन कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो आपका उत्तर होगा नंदा देवी पर्वत। ठीक है, तो जो नंदा देवी पर्वत है, ये यहाँ पे हम
स्टार करके लिख देते हैं, ये आपको याद रखने की इसको जरूरत होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत आपका क्या है, मानस खंड, मानस खंड और केदार खंड के विभाजन रेखा पर क्या है, विभाजन रेखा पर स्थित है, विभाजन रेखा पर स्थित है। तो हमने यहाँ पे बात करी, पहले हमें वेदों से इसकी जानकारी के बारे में, हमें उत्तराखंड की जो इतिहास की जानकारी है कहाँ से मिलती है, वेदों से हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। वेदों में हमें किस वेद, कौन से वेद से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख, अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ठीक है। और वेदों के अलावा हमें पुराणों से भी जानकारी मिलती है। कौन से पुराण से जानकारी मिलती है, स्कंद पुराण से जानकारी मिलती है, जहां पे हमें 5 हिमालय खंडों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर, ये 5 हिमालय खंड हैं। जिसमें से जो मानस खंड और केदार खंड है, ये हमारे वर्तमान कहाँ पे है, वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। मानस खंड वर्तमान कुमाऊं का क्षेत्र हो गया, और जो केदार खंड है दोस्तों, केदार खंड आपका वर्तमान गढ़वाल का क्षेत्र हो गया। और जो कुमाऊं क्षेत्र की अगर परिभाषा, अगर मानस खंड के क्षेत्र विस्तार की अगर हम बात करें, तो नंदा देवी पर्वत से लेके कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड में क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है। स्कंद पुराण में मानस खंड कहा गया है। और स्कंद पुराण में केदार खंड के जो क्षेत्र विस्तार है, ये माया क्षेत्र से लेके हिमालय तक के क्षेत्र को कहा गया है। और जो मानस खंड और केदार खंड का विभाजन है, ये विभाजन रेखा पर कौन सा पर्वत स्थित है, नंदा देवी पर्वत स्थित है, ठीक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सॉरी, आगे अगर हम बात करें और कहाँ से मिलता है हमें, हमने वेदों से पढ़ लिया और पुराणों से पढ़ लिया, और उसके बाद हमें प्राप्त होती है जानकारी महाभारत से। तो महाभारत में अलग अलग पर्व हैं, यानी कि जो अलग अलग अध्याय हैं, तो वहां से हमें जानकारी मिलती है। और जिसमें से हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, एक मिलती है हमें आदि पर्व से, आदि पर्व, और सभा पर्व, सभा पर्व, और उसके बाद हमें मिलती है वन पर्व से। जो वन पर्व है दोस्तों, ये जो वन पर्व है, वन पर्व में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, हरिद्वार से लेके, हरिद्वार से केदारनाथ, यानी कि इसको भ्रंगतुंग कहा जाता है, भ्रंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है, इसमें वन पर्व में, ठीक हो गया। और महाभारत के अलावा हमें रामायण से भी उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। महाभारत के बाद रामायण, रामायण से, तो रामायण की अगर हम बात करें, तो रामायण में जो तपोवन है, रामायण से हमें जानकारी, हमें इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें रामायण से, तो रामायण से कहाँ से, रामायण से कहाँ से जानकारी मिलती है, आपको पता होगा, तपोवन है एक, कहाँ है ये टिहरी में है, ठीक है। बाकी आपको हमें बहुत चीजें फिर बाद में, हम जब इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और ये जो तपोवन है, ये यहीं पर ही लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, तपोवन में ही लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण, एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, वहां से भी हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में किस चीज का उल्लेख मिलता है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग मिलता है।
उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है। जो अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का शब्द प्रयोग कहाँ किया गया है, आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐसे स्कंद पुराण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, या फिर क्या बोलते हैं बौद्ध साहित्यों में। आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग की जानकारी मिलती है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अलावा और कहाँ से मिलती है? और बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें दोस्तों, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया है? उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। हिमवंत शब्द का प्रयोग किसमें? बौद्ध साहित्य में। और जो बौद्ध साहित्य है इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा पाली है। ठीक है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के लिए पाली भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिमवन शब्द, या फिर हिमवन शब्द का प्रयोग जो किया गया है उसकी भाषा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा पाली। ठीक है। और ये कहाँ से हमें इसके बारे में मिलता है? ये मिलता है हमें बौद्ध साहित्यों से। तो यहाँ पर हमने बात की है उत्तराखंड के बारे में, जहां पर हमने महाभारत से पढ़ा आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व। वन पर्व में उत्तराखंड से लेकर केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। और महाभारत में अगर हम रामायण में बात करें तो रामायण में हमें तपोवन, जैसे तपोवन है, तपोवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास के साथ जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में हमें जानकारी मिलती है। और ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी जो शब्दावली क्या है बौद्ध साहित्यों की, तो बौद्ध साहित्य की जो भाषा है वो पाली भाषा है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों में और कहाँ से जानकारी मिलती है, और हमें जानकारी मिलती है दोस्तों अष्टाध्यायी में। कहाँ से मिलती है? अष्टाध्यायी में। तो ये अष्टाध्यायी जो पुस्तक है या फिर जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, ये किसकी है दोस्तों? ये है आपका, पहले आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। ठीक है। अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। दूसरा हमें मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम से। कहाँ से? अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम से, अभिज्ञान शाकुंतलम। और यहाँ पे लिख देता हूँ मेघदूत। ठीक है, मेघदूत से। और इसके बाद हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी से। और राजतरंगिणी के बाद अगर हम बात करें मानोदय काव्य से, मानोदय काव्य से। और मानोदय काव्य के अलावा हमें जो सभासार ग्रंथ है, सभासार से मिलती है। सभासार से उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। और हमें जानकारी मिलती है आपकी वस्तु शिरोमणि से, वास्तु शिरोमणि। और वास्तु शिरोमणि। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वहां से हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड के इतिहास में हम जो मेन है हम उनके बारे में बात करते हैं, जो ताकि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा यहाँ से लगभग नीचे से हम धीरे धीरे ऊपर को उठेंगे। अभी हम बात करेंगे अष्टाध्यायी के बारे में। जो अष्टाध्यायी है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों। ये क्या है? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और ये किसने लिखी है? ये पाणिनि जी ने लिखी है।
अगर प्रश्न बनता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर होगा पाणिनि। या फिर प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, जो ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी है या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है या राष्ट्रंगिनी है या फिर मानवोदय काव्य है। तो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है वो आपका अष्टाध्यायी है। यहाँ से हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। और अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ये किसकी रचनाएं हैं? ये दोस्तों आपकी हैं कालिदास की। किसकी? कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर अब हम बात करें, तो दोस्तों जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये कहाँ पर है? इसकी जो रचना हुई है, ये कहाँ हुई है? ये मंदाकिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में की है। किसने? कालिदास ने। रचना कहाँ हुई है इसकी? इसकी रचना हुई है आपकी मालिनी नदी के तट पर। मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में। ठीक है? इसकी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना। और अब बात करें हम राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? ये है कल्हण की। ठीक है? यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है कि जो ललितादित्य है उसने केदारखंड पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है हमें। किससे? राजतरंगिणी से। और जो ललितादित्य कौन था? ये एक कश्मीरी शासक था। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? हम यहाँ पे अगर अगर आपको बताऊं कि जो राजतरंगिणी से हमें किस चीज का उल्लेख मिलता है, इससे हमें उल्लेख मिलता है किस चीज का? जो ललितादित्य है, कौन? कश्मीरी शासक। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कश्मीरी शासक ललितादित्य द्वारा केदारनाथ या केदार खंड पर आक्रमण की जानकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है? और मानवोदय काव्य की बात करें, तो जो मानवोदय काव्य है, मानवोदय काव्य किसका है? यह है भरत कवि का। भरत कवि। और जो सभासार है, ये है सुदर्शन शाह का। सुदर्शन शाह का। जो सुदर्शन शाह है दोस्तों, ये जो ये सुदर्शन शाह है, इस इनका जो सभासार ग्रंथ है, ये दोस्तों गढ़ नरेश वंशावली। गढ़ नरेश जो वंशावली है, यानी कि जो गढ़ नरेश की जो पवार शासन की जो वंशावली है, वंशावली का पता चलता है इससे, आपके सभासार ग्रंथ से। बाद में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के, उत्तराखंड के हम इतिहास की बात करेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे पवार शासन की, पवार शासन काल की। जो वहां पे एक शासक आते हैं सुदर्शन शाह, इनका एक ग्रंथ है सभासार, जिसमें हम गणरेश वंशावली का हमें पता चलता है। और वास्तु श्रवण की बात करें, तो ये है कवि शंकर की। साहित्यिक ग्रंथों में और कहाँ से जानकारी मिलती है? तो हमारा लोक साहित्यों से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है? लोक साहित्य जैसे हो गया आपके घड़ों हो गया, और जो लोक गाथाएं हो गई, वहां से भी हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें क्या है? जानकारी मिलती है। आगे हम बात करने वाले हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर हम बात करें, तो विदेशी यात्री कौन कौन आए हैं हमारे उत्तराखंड में, जिनका हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है? तो पहले हैं हैनसॉन्ग। हैनसॉन्ग। हैनसोंग। और इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? ये एक चीनी यात्री हैं। कौन है ये? चीनी यात्री हैं। ठीक है? एक चीनी यात्री हैं। इनका एक यात्रा वृत्तांत है, सी यू की। सी यू की एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है।
ठीक है, जिसमें हमें उत्तराखंड के जैसे शत्रुघ्न राज्य हो गया, स्वर्ण गोत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र, गोविशाल राज्य, मतलब कि जो हम बात करें, जो उत्तराखंड की अगर हम कुषाण शासन की अगर हम बात करते हैं, सॉरी कुलिंद राजवंश की बात करते हैं, कुलिंद राजवंश के बाद हमें बहुत सारे जो राजनीतिक या फिर हम बोले ऐतिहासिक जो राजवंश के बारे में पता चलता है, जैसे हो गया शत्रुघ्न राज्य, कौन कौन से, शत्रुघ्न राज्य और स्वर्ण गोत्र, स्वर्ण गोत्र और ब्रह्मपुत्र, सॉरी ब्रह्मपुर और गोविशाण राज्य, गोविशाण राज्य। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन जो राज्यों की जानकारी है, ये हमें हैन स्वांग के सीयू की में मिलती है। ठीक है, और जो हैनसांग है एक चीनी यात्री हैं, ये हमारे उत्तराखंड में आए, और इनके जो यात्रा वृत्तांत है इसमें हमें हम शत्रुघ्न राज्य हो गया, आपका यहाँ पर ब्रह्मपुर राज्य हो गया, और स्वर्ण गोत्र हो गया, और गोविशाण राज्यों के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और यात्री आए जिनका नाम है यहाँ पे अंतोनियो, क्या है यहाँ पे? अंतोनियो दे आंद्रोदे। ठीक है, अंतोनियो दे आंत्रोदे, ये कौन है? ये एक दोस्तों पुर्तगाली, क्या है ये एक है पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली, ये भी उत्तराखंड में आए। और ये कब आए? ये श्याम शाह के काल में आए। श्याम शाह कौन है? श्याम शाह, श्याम शाह भी श्याम शाह के काल में आए, ये भी पवार वंश के शासक हैं। ठीक है, इस श्याम शाह के काल में आए। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो जो उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है, इसकी हमें इतिहास की जानकारी हमें और कहाँ से मिलती है? इसके इतिहास की जानकारी दोस्तों हमें मिलती है यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों से। हमने यहाँ पे बात करी थी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, जब बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर धार्मिक एवं साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने बात करी रामायण, महाभारत, वेद और पुराणों के बारे में बात करी, जहाँ से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हमने बात करा कि कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ पर आए और उन्होंने अपने विवरण में मतलब उत्तराखंड के इतिहास के बारे में लिखा है। और इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत है दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करें, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत उत्तराखंड की जो अगर हम हिस्ट्री बात करें, हिस्ट्री की बात करें, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं लगभग, ठीक है, हर पेपर में प्रश्न आते हैं। तो क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जो पुरातात्विक स्रोत है दोस्तों, हमें इस पुरातात्विक स्रोत की जानकारी हमें तीन कालों में, इसका जो इतिहासकार है इनने क्या करा, इसको तीन, जो पुरातात्विक स्रोत है इनको तीन खंडों में विभाजित करा। और वो तीन खंड कौन कौन से हैं? तीन खंड हैं आपके यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, तीन खंड है आपका। पहला आता है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही हम क्या करते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड आता है। और जो सेकंड वन है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का ये आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। और इसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हो गया आपका
हिस्ट्री। तो हमें जो आज पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी मिलती है, ये हमें इसको उत्तराखंड के इतिहासकारों ने तीन भागों में विभाजित करा। जो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक आया, मतलब प्राचीन काल की बात हो रही है। ये उस टाइम की बात है जब मानव कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। और जो क्या करता था, वो पाषाण उपकरण जैसे होते थे, तो पाषाण पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, यानी कि पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग करता था। उस काल के बारे में बताया गया है। और जो आदि ऐतिहासिक काल है दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल में थोड़ा थोड़ा क्या हुआ कि मानव जो है वो प्रगति करता है, यानी कि आविष्कार करता है थोड़ा बहुत, तो वो फिर गुफाओं में आने लगता है, गुफाओं में रहने लगता है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में जो मानव है, ये मानव कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है। और इसके बाद धीरे धीरे आविष्कार होता रहता है, और उसके बाद जो मानव है वो गुफाओं में रहने लगता है। और गुफाओं में रहता है, तो वहां से हमें इनके क्या बोलते हैं, शवागार हो गए, या फिर मृद भांड हो गए, या फिर ताम्र उपकरण हो गए, या फिर लौह उपकरण हो गए। यानी कि जो यहाँ पे धातु युग का प्रयोग, मतलब धातुओं का प्रयोग होना शुरू हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल से। और जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ पे हमें बहुत सारे राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कुलिंद राजवंश हो गया, और कत्यूरी राजवंश, कुलिंद राजवंश हो गया, आपका पवार राजवंश हो गया, चंद राजवंश हो गया, जहां पे एक हमें हिस्ट्री का एक व्यवस्थित जानकारी मिलने लगती है ऐतिहासिक काल से। ठीक है। पहले अगर हम बात करें किसकी, पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में हम विवरण में बात करेंगे। ये आज की जो हमारी क्लास है, एक तरीके का आपका उत्तराखंड के इतिहास का इंट्रोडक्शन है। यहीं से आपका बेसिक शुरू हो जाता है। अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे, अगली वीडियो देखोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है क्या। ठीक है। तो हम पहले हम बात कर रहे हैं जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी। तो प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, यानी कि ये उस वक्त की बात है जब घटनाओं का कोई लिखित विवरण की जानकारी नहीं मिलती, यानी कि लिखित विवरण नहीं मिलता है। ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार करके लिख लेना है, घटनाओं का घटनाओं का कोई लिखित, यानी कि इस काल में, इस काल की कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, लिखित विवरण नहीं मिलता। ठीक है। लिखित विवरण नहीं मिलता है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ है, मतलब इसकी जो जानकारी है वो कैसे मिलती है कि ये इस काल में मनुष्यों के निवास की पुष्टि थी, या फिर मनुष्य निवास करता था उत्तराखंड में। तो इसकी जो जानकारी है, ये कहाँ से मिलती है। जानकारी हमें मिलती है दोस्तों पाषाण उपकरणों से। पाषाण उपकरणों से। पाषाण उपकरण क्या है, ये पत्थरों से बने हुए उपकरण है, जैसे छेनी हो गया आपका, जो नुकीले नुमा जो पत्थरों के औजार बनाए इनने, ये पाषाण उपकरण ही इसकी जानकारी देते हैं कि इस साल, यानी कि इस वक्त यहाँ पे मानव निवास करता था। ठीक है। तो ये उत्तराखंड में पाषाण उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हमें प्राप्त हुए हैं आपके श्रीनगर, कहाँ से, श्रीनगर, और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालसी, कालसी, और पश्चिमी रामगंगा से। पश्चिमी रामगंगा से ये हमें पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। और और इसके बाद हमें, ये तो पाषाण उपकरण हो गया, और इसके बाद हमें किस चीज की जानकारी, शैलाश्रय, यानी कि उडियारों की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसकी जानकारी मिलती है उडियारों से, इसकी जानकारी मिलती है उडियार, उडियारों से हमें जानकारी मिलती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं शैलाश्रय। शैलाश्रय से हमें जानकारी मिलती है। जैसे उडियार की अगर हम बात करें, तो लाखू उडियार है, लाखू उडियार अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा। और उसके बाद अगर हम बात करें लाखू उडियार के अलावा गौरक्षा, गौरक्षा गुफा, ये कहाँ है, ये चमोली में है। ठीक है। और उडियार के अलावा कप मार्क्स, कप मार्क्स, कप मार्क्स कहाँ, कप मार्क्स को हिंदी में कहते हैं ओखलियां। ठीक है। इनको कहते हैं
ओखलियां। यहां से भी हमें जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है? आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है दोस्तों, लेखन कला का प्रचलन हो जाता है। लेखन कला के प्रचलन के बाद जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, क्या है, उपलब्ध साक्ष्य हैं, वो पढ़े नहीं जा सकते, पढ़े नहीं जा सकते। ठीक है, उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उनको हम पढ़ नहीं सकते। जैसे ताम्र एवं लौहोपकरण। ठीक है, इसके स्रोत जो है ताम्र प्लस लौह उपकरण। और सेकंड है आपका यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड हो गए। और ये कहाँ से मिले हैं? ये दोस्तों आपका थापली हो गए, पुरोला हो गए, यानी जो उत्तरकाशी में है पुरोला, वहां से मिले हैं। वहां कहाँ से मिले हैं, यहाँ पे आपका लिख देता हूं मैं। पहले तो हमें मिलता है ये थापली, कहाँ कहाँ से मिले हैं? थापली ये कहाँ है? ये टिहरी में है। और जो पुरोला है ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। चित्रित धूसर मृदभांड। और इसके बाद हमें और कहाँ से जानकारी मिलती है? और सभागारों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, सभागार। ठीक है, और जो ये सभागार है कहाँ कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपका नौला जनल गांव, नौला जनल गांव से। और कहाँ से मिले हैं? ये है अल्मोड़ा में। कहाँ से? अल्मोड़ा से। ठीक है, और ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, तो जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसके हमें क्या मिलते हैं? इसके हमें मिलते हैं लिखित साक्ष्य। क्या मिलते हैं इसके हमें? लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जैसे अभिलेख हो गए। जैसे क्या हो गया आपका? अभिलेख हो गए, अभिलेख हो गए, जो कि जैसे कालसी के अभिलेख हो गए, अशोक के हमें अभिलेख प्राप्त हुए। और उसके बाद अगर हम बात करें अभिलेख, इन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जैसे जो राज राज करता है, जैसे कोई शासक है, जैसे अमोध्य पुथी, हम कुलिंद कुलिंद शासन पढ़ते हैं। कुलिंद शासन में हम एक उस किसके बारे में पढ़ते हैं? अमोध्य पुथी के बारे में पढ़ते हैं। उनकी मुद्राएं मिलती हैं, पवार वंश की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, कुछ जैसे कुषाणों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ये क्या, ये ऐतिहासिक काल की जानकारी देती हैं। और जो स्मारक बनाए गए, वो भी इतिहास की जानकारी देती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? आज हमने पढ़ा यहाँ पे धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने बात करी वेदों से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। वेदों में ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, किसमें? वेदों में कहा गया है। और कौन से वेद में कहा गया है? आपका ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद पुराणों से हमें जानकारी मिलती है, स्कंद पुराण से, जिसमें 5 हिमालय खंडों की बात होती है, नेपाल खंड, मानस खंड, और नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। और जो मानस खंड और केदार खंड है, ये कहाँ पे है? ये वर्तमान हमारे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमने महाभारत में पढ़ा, जहाँ पे आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व में हमारे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और रामायण से भी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का शब्द का प्रयोग किया गया है। और बौद्ध साहित्य में भी उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए। और अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की है, एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, इसमें भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्लस मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम की है, इसकी रचना कहाँ की गई है? मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में इसकी रचना की गई है, कालिदास के द्वारा। और राजतरंगिणी से, जो कि कल्हड़ की पुस्तक है, यहाँ से भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो कश्मीरी शासक ललितादित्य था, इसने केदार खंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण की जानकारी मिलती है। और जो मानवोदय काव्य है, भरत कवि का है, एक
ये रचना भरत कवि की है, तो यहाँ से भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। सभासार सुदर्शन शाह है जो गढ़वाल निरेश वंशावली की हमें पता चलता है, तो वहां से भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। और वास्तु शिरोमणि जो कवि शंकर की है, तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमने करी विदेशी यात्रियों की बात, जिसमें हैंसोंग और अंतोनियो दे अंद्रोदे जो ये हैं, ये आपके यहाँ पे यात्री आए। जो हैंसोंग वो चीनी यात्री हैं और जो अंतोनियो दे अंद्रोदे हैं ये पुर्तगाली यात्री हैं। और इनके यात्राओं में भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमने बात करी फिर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने बात यहाँ पे जो पुरातात्विक स्रोत है इनको तीन भागों में हमने बात की। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी जानकारी हमें पाषाण उपकरणों से मिलती है, उडियारों से मिलती है, कपमाक्सों से मिलती है। और जो आदि ऐतिहासिक काल है इसकी जो अगर हम बात करें, इसका जो जानकारी है ताम्र उपकरण, लौह उपकरण और जो मृद भांडे यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। और ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें मिलती है, इसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जैसे अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक। ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आज से हमारी पहली क्लास, अगर कोई यहाँ पे मेरे से कोई सी मिस्टेक हुई हो उसको आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अगली बार उसको सही कर सकूं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ये लगता है कि यार आपके पढ़ने के लिए मतलब अच्छा है, कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।